प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS स्कूल प्रोजेक्ट DOE हिंदी 201 कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2024-25। आपने यह पेपर दिया, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आइए इस पूरे प्रश्न पत्र के बारे में समझते हैं और उत्तरों का मिलान आप कर सकते हैं। समय 3 घंटा। सामान्य निर्देश, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। पूर्णांक 100 अंक का है। यह आपका प्री बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा जो अप्रैल मई में होने वाली है वो भी इसी तरह की होने वाली है। अतः आप इस प्री बोर्ड परीक्षा को अच्छे से समझ लें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल पेपर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा अंक लेकर के आएंगे। आइए पेपर को समझते हैं। खंड अ, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, रहीम के अनुसार वर्षा ऋतु आने पर मौन साध लेती है। इसका उत्तर होगा कोयल। प्रश्न 2, कवि ने चने को मुरेठा बांधे बैठा हुआ कहा है। इसका उत्तर होगा गुलाबी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, कि आह्वान कविता के माध्यम से कवि देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। दूसरा, कि आज़ादी तन्हाई के मारे के लिए महफिल और डरे हुए के लिए पनाह है। तीसरा, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में बगुला शोषक वर्ग का प्रतीक है। चौथा, कबीर के अनुसार आवश्यकता से अधिक धन को दान कर देना चाहिए। ये इनके उत्तर होंगे। प्रश्न 4, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, आह्वान कविता में सांचा बनाने की अपेक्षा मूर्ति बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यह इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा, इसे जगाओ कविता में कवि ने सोए हुए आदमी को जगाने का अनुरोध से किया है, यानी कि सूर्य से, पवन से और पक्षी से किया है। तीसरा, कबीर के अनुसार सोने के कलश में भरने पर भी लोगों द्वारा निंदा की जाती है। यहाँ पे आएगा सुरा भरने पर, सुरा यानी शराब, और जो साधु या सज्जन लोगों द्वारा निंदा की जाती है। यह इसका उत्तर आप लिखेंगे। अगला है कि अलसी की देह पतली और कमर को लचीली, यानी कमर कैसी है, लचीली है। इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निंदक नियरे राखिए में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ अनुप्रास आएगा। दूसरा, कि आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है, तो यहाँ आप बोने वाला लिख देंगे। परिश्रम ना करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है, निर्मला पुतुल। अंधेर नगरी में किसी भी व्यक्ति के गुणों की कोई कदर नहीं है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है। इस काव्यांश का हम सबसे पहले अर्थ समझते हैं। काव्यांश को पढ़ते हैं कि केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करें वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उसे दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यह काव्यांश आत्मत्राण कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर।
ठीक है, सबसे पहले अब इसका अर्थ, अनुनय का अर्थ होता है प्रार्थना, वहन का अर्थ होता है भार उठाना, निर्भय यानी बिना डर के, नतसिर यानी सिर झुकाकर, छिन छिन का अर्थ होता है क्षण क्षण, दुख रात्रि का अर्थ होता है कष्ट भरी रात, वंचना का अर्थ होता है धोखा, और निखिल यानी कि संपूर्ण, मही माने धरती। आइए इसका अर्थ करते हैं। केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इसमें कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे केवल इतनी दया करना कि हर दुख को मैं निडर होकर सहन कर सकूं। हे ईश्वर, मुझ में इतनी शक्ति भर दे कि सुख के दिनों में अपना सिर झुकाकर क्षण क्षण आपको पहचानता रहूं। दुख से भरी रात में, दुख रात्रि यानी कि दुख से भरी रात्रि में, जब भले ही संपूर्ण पृथ्वी मुझे धोखा दे, कि वंचना मेरे जिस दिन निखिल मही, कि जब भले ही संपूर्ण पृथ्वी मुझे धोखा दे, अर्थात भले संपूर्ण संसार मुझे दुत्कार दे, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हे ईश्वर, मैं आप पर संदेह ना करूं, कुछ भी संदेह ना करूं, मुझ में इतनी शक्ति भर दे। अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ते हैं कि कवि ईश्वर से क्या सहने की शक्ति मांग रहा है। इसमें उत्तर होगा का, निर्भय होकर दुखों के भार को सहने की शक्ति मांग रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अगला है कि तब मुख पहचानो छिन छिन में का क्या आशय है। इसका उत्तर होगा कि कवि ईश्वर को प्रत्येक क्षण याद करना चाहता है। समस्त दुनिया से धोखा मिलने के बाद भी कवि किस पर संशय नहीं करना चाहता, ईश्वर पर यानी भगवान पर वो संशय नहीं करना चाहता है। उपर्युक्त पद्यांश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका उत्तर होगा ख, कि कवि दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ये असत्य है, जबकि वह प्रार्थना दुखों को वहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ना कि दूर करने के लिए। प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावात्मक निबंधों में प्रधानता रहती है किसकी, कल्पना की, तो उत्तर होगा ख, कल्पना। नीचे दिए गए पाठों और पात्रों के 2 सही युग्म चुनिए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। शतरंज के खिलाड़ी में कौन आया है, मिर्जा। सुखी राजकुमार में मेयर पात्र हैं। अंधेर नगरी में हलवाई, और रॉबर्ट नर्सिंग होम में मदर टेरेसा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अनुसार शासन निकम्मा होने पर देश का क्या हाल हो जाता है। इसका उत्तर होगा घ, देश भोग विलासी और कामचोर हो जाता है। प्रश्न 10, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है, यानी फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है, सूचना का होना अनिवार्य होता है। प्रश्न 11, जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालयीय पत्र होते हैं, तो उत्तर होगा घ। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरिए। इसमें कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसका उत्तर होगा ग, सीधा स्वर्ग। प्रश्न 13, कि जरा इस आदमी को हिलाओ। कवि ने यह बात किस कही है, यानी किस लिए कही है, कि जो सच से बेखबर सोए हुए आदमी को जगाने के लिए यह बात कही है कि जरा इस आदमी को हिलाओ।
प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंधेर नगरी पाठ के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मीर साहब बोले फौज आ रही है, खुदा खैर करे। तो इसमें आएगा क्या? अंग्रेजी फौज आ रही है। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर। प्रश्न 15 निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं? किन्हीं दो की पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। गौरैया, सिर्फ आज की रात को तुम मेरा काम कर दो। ये कथन किसका है? राजकुमार का। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। यह कथन किसका है? महंत का। यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। यह बहादुर पाठ से आया है और यह कथन किसका है? निर्मला का। प्रश्न 16 नीचे दिए गए कथनों को उत्तर पुस्तिका में लिखकर बताइए कि वह सही है या गलत है। अंधेर नगरी का राजा बहुत न्यायप्रिय है। यह कथन गलत है। अखबार में कार्टून छापने का उद्देश्य मनोरंजन और तीखी टिप्पणी करना है। यह कथन सही है। प्रश्न 17 सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि संयम एवं दूसरों के प्रति होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। इसका उत्तर होगा ख। कि संयम और दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और पिछले सत्र का क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। उनका लगातार अभ्यास करें। प्रश्न 18 का दूसरा कि पुलई निखट्टू ये शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं। समाचार लिखने वाले संवाददाता के नाम को बाई लाइन कहते हैं। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। यहाँ पर आएगा फिरकी। आपके द्वारा माताजी को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में आएगा अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, आप लिख सकते हैं। मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते हैं। ये रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ से आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 20 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर लिखिए। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही है। वह अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा। आप बनना यानी कि स्वयं बनना, किसी दूसरे पर बोझ न बनना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है जो आदमी के व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला होता है। पराश्रित को हमेशा आश्रय देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता और स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। प्रश्न 1 है इसमें कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता ये दोनों शब्द आपको क्या शिक्षा देते हैं। इसका उत्तर होगा ख कि परावलंबन त्याग कर अपने पैरों पर खड़ा होना।
परावलंबी जीवन मनुष्य को क्या बना देता है? हीन और बौना बना देता है। तीसरा, स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार और पुण्य कार्यों का परिणाम माना गया है। उत्तर होगा घ। स्वाधीनता का विलोम शब्द है पराधीनता। प्रश्न 21, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए किन्हीं दो। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा। उत्तर होगा ख, परमात्मा। शहर में रहने वाला कहलाता है शहरी। उत्तर होगा ग, शहरी। अमीर का सही विलोम शब्द है, अमीर का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब। उत्तर होगा ग, गरीब। प्रश्न 22, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। माता पिता समस्त पद में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रश्न 23, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होगा। पीत प्लस अंबर की संधि करनी है तो संधि होगी पीतांबर। परम प्लस आत्मा की संधि क्या होगी? परमात्मा। प्रश्न 24, निम्नलिखित के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। और पशुता शब्द में ता प्रत्यय है। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, आपको सरल वाक्य पहचानना है। तो इनमें से घ सरल वाक्य होगा कि नीतू ने कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न 26, कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से क इसका उत्तर होगा कि अंजू को सेब काट कर खिलाओ, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 27, कमर सीधी करना मुहावरे से आस्य है। कमर सीधी करना मुहावरे का अर्थ है आराम करना। उत्तर होगा ग। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो अ पार्ट था वो पूरा होता है। अब खंड ब शुरू होता है विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं 28 से लेकर के 37 प्रश्न तक। हम इनके उत्तर अभी आपको समझाते हैं। ध्यानपूर्वक आप पूरी वीडियो देखें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो समय समय पर मिलती रहें। अभी आपने प्री बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी का आ पार्ट जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी पे प्रश्नों का है वो आपने समझा। यहाँ पर इस PDF में ये आंसर की दी हुई है जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब पढ़ते हैं प्रश्न पत्र का ब पार्ट विषयनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 28, निम्नलिखित काव्यांश के कवि व कविता का नाम बताते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। पहला कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इसका उत्तर है कि काव्यांश जो कविता का नाम है वो चंद्रगहना से लौटती बेर से लिया गया है और इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपटकर पानी के भीतर से एक उजली मछली जो सफ़ेद है उसको अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। चिड़िया यहाँ पर कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है जो मछली को झपट कर उठा लेती है। प्रकृति के ये दृश्य समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं
समाज में कुछ कपटी, चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं। इसका काव्य सौंदर्य पढ़ें कि इसमें चिड़िया के लिए चतुर विशेषण का प्रयोग किया गया है। चिड़िया कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है। यहाँ कुछ दृश्यों में प्रतीकों की कल्पना की गई है कि प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। प्रकृति के दृश्य का वर्णन है। छंद मुक्त अतुकांत ये कविता है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और प्रभावशाली प्रस्तुति है। अब अथवा में जो दिया गया है कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मंड रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। इसमें कविता का नाम है आह्वान और कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रत्येक पाठ के कवि या लेखक का नाम याद होना चाहिए। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। कवि ने इसमें भारतवासियों को कर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति के पथ पर अग्रसर। अन्य देशों की ओर इशारा करते हुए कवि कहता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम शासकों के दमन से भयभीत, हताश और निराश होकर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदलने के लिए परिश्रम नहीं करते और अपनी हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। जिस तरह दीपक को जलाने के लिए तेल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निरंतर कर्म और परिश्रम करना आवश्यक है। कवि एक दूसरे उदाहरण से समझाते हुए कहता है कि मूर्ति ढालने या बनाने से पहले उसका सांचा या फरमा बनाना आवश्यक होता है और यह सांचा मनुष्य अपने परिश्रम से बनाता है। अब इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य पढ़ें कि कवि देश की जनता को उद्बोधन करके उनका आह्वान करता है। कर्म और परिश्रम के संबंध की व्याख्या की गई है। जीवन में उन्नति के लिए पुरुषार्थ के महत्व को दर्शाया गया है। कोई भी वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह काव्यांश है। कर्म रूपी तेल और भाग्य रूपी दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुकांतता व लयात्मकता है। सहज, सरल और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। काव्यांश की भाषा ओजपूर्ण है और पीछे पड़े में पावरण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 29, सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। इसका आप उत्तर लिखेंगे सप्रसंग सहित। सबसे पहले सप्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश बूढ़ी पृथ्वी का दुख से लिया गया है। इस कविता की कवयित्री है निर्मला पुतुल। कविता में घटते वृक्ष, घटती हरियाली और मानव जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की गई है और प्रस्तुत काव्यांश में पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है, इसका दुख व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती हैं कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख में पहाड़ के मानवीकरण द्वारा पहाड़ की भयंकर यातना को महसूस करने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए पत्थर, सीमेंट आदि पानी को पहाड़ में डायनामाइट लगाकर उसमें विस्फोट करता है, जबकि पहाड़ जो है वो एक मौन समाधि लिए हुए बैठा हुआ रहता है। फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए उसको विस्फोट से उड़ा देते हैं, नष्ट करते हैं। जब पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य के इस व्यवहार से उसका सीना दहल गया हो। पहाड़ के सीने पर मनुष्य हथौड़ों आदि से तेज आघात करता है, इससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य की क्रूर व्यवहार की ओर संकेत किया गया है। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 30,
किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि जिनकी धुन का कर दिया अंत से कवि का क्या आशय है, उनको प्रणाम कविता के आधार पर बताइए। उत्तर होगा, आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि जिनकी धुन का कर दिया अंत से कवि का आशय यह है कि बहुत से देशभक्त ऐसे थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन जो आज़ादी का सुख नहीं ले पाए। ऐसे त्यागी व्यक्तियों तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को हम जल्दी ही भूल गए, जबकि ऐसे लोगों को हमें सदैव याद रखना चाहिए। कवि ने इसी के लिए धुन शब्द का प्रयोग किया है कि इस अनंत काल के कारावास के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। कवि यहाँ पर हमारी एक कमी की ओर संकेत भी कर रहा है, वह यह है कि हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्दी ही भूल जाते हैं। हम उन त्यागी वीरों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं जिनके बलिदान के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, स्वतंत्र हैं। हमें अच्छी बातों को याद रखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कवि ने उन लोगों को याद करके प्रणाम किया है जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। दूसरा कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण किस प्रकार किया गया है, कि इस बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो कविता है इसके में पूरे पाठ में ही मानवीकरण किया गया है। तो सबसे पहले पेड़ों पर, नदी पर, पहाड़ पर और हवा पर मानवीकरण किया गया है। तो वो किस तरह से हुआ है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो मानव नहीं है या जड़ है उसे मनुष्य के रूप में दिखाना ही क्या होता है, मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण का एक उदाहरण पेड़ों का चीत्कार करना और दूसरा नदियों का रोना। मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं, वे भय से चीखते चिल्लाते भी हैं, वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। जड़ पेड़ों का चेतन मनुष्य की तरह भयभीत होना बताया गया है। अतः पेड़ों यानी प्रकृति का तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया गया है। उसी तरीके से पहाड़ों का मौन समाधि लेना, बैठे रहना और हवा का खून की उल्टियाँ करना में भी क्या है, मानवीकरण है। अब अगला प्रश्न है कि विज्ञापन की आवश्यक गुण क्या हैं, विज्ञापन के जो आवश्यक गुण हैं वो क्या हैं। उत्तर आप लिखेंगे कि विज्ञापन के आवश्यक गुण निम्नलिखित हैं। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी को सरल और रोचक भाषा में प्रस्तुत करना विज्ञापन का गुण है। विज्ञापन अखबारों की आय का प्रमुख साधन होते हैं। विज्ञापन पाठकों को शिक्षित करते हैं। विज्ञापनों से पाठकों और विज्ञापनदाता दोनों को लाभ पहुंचता है। तो ये विज्ञापन के क्या हो गए, गुण हो गए। अगला प्रश्न कि भोर के समय तारों के डूबने और पक्षियों के कलरव को लेकर कवि ने क्या कल्पना की है। बीती विभावरी जागरी कविता के आधार पर लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भोर के समय ऊषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। पानी में डुबोकर घड़ा भरते समय जो कुल की आवाज़ होती है वह खगकुल अर्थात पक्षी समूह के कलरव से व्यक्त हो रही है। अर्थात भोर के समय तारों के डूबने को लेकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे कोई स्त्री सुबह पानी भरने पनघट पर जाती है और कुएं में घड़े को डुबो देती है। यह दृश्य सामान्यतः प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का प्रतीक माना जाता है, जहां उषा और अन्य नवीन के दिन यानी कि सुबह के समय प्रारंभिक प्रार्थनाएं होती हैं। इस तरह का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये कल्पनाएं की गई हैं। आप उत्तर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 31, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कि बहादुर अपने माँ बाप को प्यार करता था, फिर भी वह घर से भाग गया, कारण स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप लिखें कि बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का है। बहादुर नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी गांव का रहने वाला है। बहादुर के पिता सेना में थे।
उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहादुर अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। बहादुर अपनी माँ का इकलौता सहारा है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। वह बच्चा है और वह बच्चों जैसी शरारतें करता है। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। इस पर उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, तो वह घर से भाग जाता है। गांधी जी किस प्रकार के सुखों को मानव जाति के लिए श्रेष्ठ मानते थे? उत्तर है कि महात्मा गांधी कहते थे कि हमें बाहरी सुखों की अपेक्षा आंतरिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो मानव जाति के लिए क्या श्रेष्ठ मानते थे? आंतरिक सुखों को। उनका कहना था कि मनुष्य को अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, वे झूठ और दिखावे से दूर रहना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, जलन आदि भावों को मन से दूर रखना चाहिए। सुख, शांति व संतोष के लिए परिश्रम करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी हुई है उस प्लेलिस्ट को देखें और वहाँ पर NIOS कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया गया है। प्रत्येक पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठों के सारांश भी समझाया गया है, व्याकरण भी करवाई हुई है। सुखी राजकुमार कहानी के आधार पर गोरैया के व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन पर अपनी टिप्पणी लिखिए। आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि इस कहानी में जब गोरैया से हमारा साक्षात्कार होता है तो वह हमें नकचढ़ी और अभिमानी मालूम होती है। इसमें लेखक कहता है, परंतु राजकुमार से मिलने के बाद उसको उदास देखकर उसे दया आ जाती है और तरस खाकर उसका काम करने को तैयार हो जाती है। तो ये गोरैया के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। बच्चे को बुखार से तड़पते देख उसे भी दुख का अनुभव हुआ और वह बच्चे के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगी। बच्चों से चिढ़ने वाली गोरैया अब उनकी वास्तविक जिंदगी के मर्म को पहचानती है। गोरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता लगता है कि अच्छे लोगों की संगत से व्यक्तित्व उदार और अधिक सामाजिक बनता है। गोरैया के चित्रांकन में लेखक इस बात को हमारे समक्ष रखता है कि सज्जनों के साथ से व्यक्ति के सोचने समझने के नज़रिए में अंतर आता है और वह भी उन सद्गुणों से युक्त हो जाता है। तो ये सब गोरैया के व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ जब वह सुखी राजकुमार से मिलती है। अंधेर नगरी पाठ में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? आपने अंधेर नगरी पाठ को पढ़ा तो उसमें आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा? आप यहाँ पर लिखेंगे कि अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत सबसे अच्छा लगा। महंत यानी गुरु, क्योंकि महंत या गुरु का चरित्र विवेक का प्रतीक है। वह इस सच का संदेश देता है कि जहाँ व्यक्ति और गुणों के वस्तु के गुणों की कदर ना हो और हर घटना के मूल्यांकन के लिए एक ही पैमाना अपनाया जाता हो, ऐसी व्यवस्था में रहना विपत्ति का कारण बन सकता है। नाटक के अंत में महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास को बचाने का उपाय करता है। संदेश देता है कि ऐसा राज जो धर्म और बुद्धि पर आधारित नहीं हो वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। महंत के चरित्र के माध्यम से लेखक बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपनी स्वाधीनता बचाने और छोटी मोटी सुविधाओं में न पड़कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का संदेश देता है। प्रश्न नंबर 32 पढ़ते हैं कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कि वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था, क्या वे उचित थे? उल्लेख कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे कि वाचन, ये वाचन नहीं वाचक है। वाचक के लिए नौकर रखना निम्न कारण से आवश्यक हो गया था कि वाचक के सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब वाचक बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। वाचक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक काम करना पड़ता था।
हमारी दृष्टि में वे कारण उचित नहीं थे, क्योंकि कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। प्रश्न 2 कि अगर आपके हाथ में देश की शासन व्यवस्था सौंप दी जाए तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अंधेर नगरी पाठ के आधार पर बताना है। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि यदि मेरे हाथ में देश की शासन व्यवस्था सौंप दी जाए तो मैं समस्त देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न करूंगा जिसमें सभी नागरिकों के हितों की रक्षा हो, साथ ही साथ योग्यता के अनुसार काम मिले, गुणों की कद्र हो, उचित न्याय मिले। व्यक्तिगत सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देते हुए पुलिस एवं प्रशासन को नागरिकों के हितों के लिए तत्पर करने हेतु नियम बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न कि मिर्जा के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। कहानी के मुख्य पात्र, जो शतरंज का खिलाड़ी कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई, उस कहानी के मुख्य पात्र मिर्जा साहब और मीर साहब हैं। इन दोनों के व्यक्तित्व में अनेक समानताएं हैं, क्योंकि ये एक ही वर्ग के हैं। प्रेमचंद ने इन दोनों की समान प्रवृत्तियों के आधार पर तत्कालीन वातावरण यानी उस समय के वातावरण को चित्रित करने का प्रयास किया है। और अब हम यहाँ पर मिर्जा के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। मिर्जा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। मिर्जा साहब का पूरा नाम मिर्जा सज्जाद अली था। वे लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के एक जागीरदार थे। उन्हें शतरंज खेलने की बुरी लत थी। वे बेहद आलसी और कामचोर इंसान थे। उनके आसपास के लोग नौकर चाकर उनकी बुराई करते रहते थे। मिर्जा साहब शतरंज के खेल में इतने डूबे जाते हैं कि घर की चिंता करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उनकी बेगम भी उनसे परेशान रहती है और हमेशा मिर्जा साहब को लताड़ती रहती थी। बाप दादाओं से मिली जागीरों के कारण उन्हें आजीविका की कोई चिंता नहीं थी। इसी पैतृक संपत्ति ने इन्हें कामचोर, विलासी, कायर और डरपोक बना दिया था। इसलिए मिर्जा बेगम से, बादशाही फौजों से, वे अंग्रेजी सेना से डरते थे। मिर्जा साहब की तरह लखनऊ की भी चिंता नहीं करते। जो मिर्जा साहब हैं वो परिवार की तरह लखनऊ की भी चिंता नहीं करते। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि लखनऊ के बादशाह को बंदी बना लिया गया है। वे सुख विलास के बिना रह नहीं सकते। उनकी इस आदत ने उन्हें कायर बना दिया है। मिर्जा देश की हार देख सकते थे, शतरंज की हार नहीं, क्योंकि उन्हें शतरंज खेलने की लत जो लग गई थी। उन्हें देश के गुलाम होने पर भी क्रोध नहीं आता है। उनका विलासी जीवन झूठी शान शौकत के बल पर चलता है, जिसके मूल में उनकी कायरता है। तो ये था मिर्जा के व्यक्तित्व की विशेषताएं। प्रश्न 33 कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देना है। गोरैया ने राजकुमार की तलवार की मूठ से लाल निकाला और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहाँ श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियाँ बनी थी। वह उच्च प्रासाद के समीप से गुजरी और उसने नाच की आवाज़ सुनी। तो ये जो गद्यांश आप पढ़ रहे हैं ये किस पाठ से लिया गया है? सुखी राजकुमार पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम ऑस्कर वाइल्ड है। तो पहला प्रश्न भी यही है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम सुखी राजकुमार, लेखक का नाम ऑस्कर वाइल्ड। यानी कि आपको हर पाठ के लेखक या कवि का नाम और पाठ का नाम याद होना चाहिए। प्रत्येक परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी ये इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान रखें। ख कि आपकी राय में गोरैया सुखी राजकुमार के सानिध्य में क्या सीखती है? कि जो गोरैया है वो सुखी राजकुमार के जब पास आती है और उसके साथ रहती है तो क्या सीखती है? निस्वार्थ सेवा भाव। निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही वो सीखती है। गिरजाघर के शिखर के समीप किसकी मूर्तियाँ बनी हुई थी? देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है देवदूतों की मूर्तियाँ बनी थी। प्रश्न 34
निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। आप उत्तर इस तरह से लिख पाएंगे कि सप्रसंग उपर्युक्त अवतरण नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसमें लेखक ने लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों की आवश्यकता के बारे में बताया है। अब इस अवतरण की हम व्याख्या पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लाखों साल पहले आदिम युग में, जब मनुष्य और पशुओं में बहुत अंतर नहीं था, आदमी धरती पर कैसे रहता होगा। वह भी जानवरों की तरह गुफाओं में रहता होगा, पेड़ों से फल तोड़कर खाता होगा, क्योंकि यहाँ वनमानुष आया हुआ है, तो वनमानुष के रहने की विशेषता यही है। झगड़ा होने पर जीवन रक्षा के लिए नाखूनों से, दांतों से दूसरों पर हमला करता होगा। किसी समय नाखून हथियार की तरह काम आते थे। तब नाखून बढ़ाना मनुष्य की जरूरत रही होगी। दांत भोजन को काटने के लिए नहीं, एक दूसरे को काटने के काम ही आते होंगे। फिर धीरे धीरे आदमी ने अपने शरीर के अंगों के अतिरिक्त बाहरी चीज़ों की सहायता लेनी शुरू की। यहाँ पे लिखा है ना, दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो सबसे पहले नाखून ही काम आते थे काटने के लिए। फिर दांत तो भोजन को काटने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को काटने के काम ही आते होंगे। पेड़ की डालें, टहनियाँ, छोटे बड़े पत्थर उसके हथियार बने। तो असल में सबसे पहले हथियार क्या थे? नाखून ही होंगे। इस तरह से हम इसके अवतरण की व्याख्या लिख सकेंगे। प्रश्न 35, निम्नलिखित गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखो। आपके क्वेश्चन पेपर में एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश का सार 1/3 भागों में लिखना होता है। तो जो आपका पाठ सार कैसे लिखें, उसमें सार लेखन के बिंदुओं को समझाया गया है। आप वहाँ से इस प्रश्न का उत्तर समझ करके लिख सकते हैं। तो आपको जो सार लेखन है वो 1/3 भाग में लिखना होता है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से सार कैसे लिखें पाठ पढ़ सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर वहाँ से मिल जाएगा। प्रश्न 36, सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर, यह एक औपचारिक पत्र है। आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पता और दिनांक लिखेंगे। उसके बाद सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। विषय, सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के बारे में बताते हुए ये पत्र लिखा जा रहा है। महोदय, निवेदन है कि इन दिनों दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की अधिकता हो गई है। वाहन चालक यातायात के नियमों का आसानी से उल्लंघन करते हैं। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र द्वारा सरकार और समाज का ध्यान बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों, अप्रशिक्षित वाहन चालकों और नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रकों, ट्रॉलियों, रेहड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से ज़रूरत से अधिक सामान लादा जाता है, तो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बातों को सरकार तथा जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। प्रातः 8 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 9 तक सभी व्यस्त चौराहों पर यातायात पुलिस के सिपाही तैनात रहें। वे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली हानियों के बारे में भी अवगत कराएं। इस तरह से आप अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। निवेदक, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एक औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। यह एक औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र भी आपको लिखना आना चाहिए। तो
तो इस तरह से आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना सीख लेंगे और जो आपका पत्र कैसे लिखें वो पाठ है उसे समझें। अगला प्रश्न है, अपने छोटे भाई को समय का महत्व समझाते हुए पत्र लिखें। यहाँ पर आप पता और दिनांक लिखेंगे। प्रिय अनुज, पिताजी का पत्र आया है, पढ़कर खुशी हुई, किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया है। मैं तो दूर हूँ, मेरी और परिवार की एकमात्र आशा तुम ही हो। समय का बहुत महत्व है, समय की बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है, समय भी उससे बदला लेता है और फिर उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात दिन पुस्तक में ही सिर गड़ाए रखो। अतः मैं यही कह सकता हूँ कि सभी काम समय पर किया करो, जिसमें अध्ययन पर विशेष ध्यान दो। तो खेलना, स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा भी है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष ज़रूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ। विशेष अगले पत्र में माता पिताजी को दैनिक चरण स्पर्श, यानी कि जब हम रोजाना चरण स्पर्श करते हैं तो वही कहना चाह रहे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई। तो आपको अनौपचारिक पत्र जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले पता और दिनांक, अभिवादन लिखना होता है। तो प्रिय अनुज नमस्ते आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपना छोटे भाई को लिख रहे हो। इसके बाद यहाँ पर आप अपना, यहाँ पे तुम्हारा बड़ा भाई नाम लिख सकते हो। तो पाठ पत्र कैसे पढ़ें, ज़रूर पढ़ना है आपको, ताकि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना आ जाए। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको 4 निबंध दिए गए हैं। इन चारों निबंधों में से आप किसी एक विषय पर निबंध लिखेंगे। जिस विषय पर आपको अच्छे से आता है उस विषय का आप चयन करें। उसके बाद निबंध के 3 अंग होते हैं, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। तो उपसंहार होता है, तीनों का प्रयोग करते हुए आप निबंध लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पाठ निबंध कैसे लिखें को ज़रूर पढ़ें। उम्मीद है आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।